नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कुछ दिनों से क्लास अपनी नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इस कारण से। और राजस्थान की झीलें की जो दो दो पार्ट थे, एक मीठे पानी की झील और एक खारे पानी की झील। मीठे पानी की झील थी जो अपने कर लिए, कंप्लीट कर लिए। और आज अपने करेंगे जो खारे पानी की झीलें हैं। मुख्य झीलें कौन कौन सी हैं? मुख्य रूप से हम तीन झीलें ही पढ़ते हैं, सांबर झील, डीडवाना झील और पचपदरा झील। उसमें से क्वेश्चन उठ जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है और किस प्रकार से बनता है। लेकिन जो मीठे पानी की झीलें उसमें से बता दिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन प्रश्नोत्तरी आएगी क्लास, उसके अंदर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें किस प्रकार से। और उसके अलावा जो अपनी प्रश्नोत्तरी आएगी नेक्स्ट क्लास के अंदर नदियों की, उसके बाद में झीलों की आ जाएगी। वो कोई टेंशन मत लेना कि कुछ आ रहे थे कि सर प्रश्नोत्तरी नहीं करवाई, यानी कि एमसीक्यू करवाई नहीं आपने, तो एमसीक्यू साथ साथ में होते चलेंगे। ठीक है। और आज की क्लास में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ी सी क्लास, छोटी सी क्लास है, क्योंकि तीन जिले जो इंपॉर्टेंट है, खारे पानी की जिले वो ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ जिले हैं खारे पानी की, लेकिन उनके अंदर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस कारण से नहीं है कि उसके अंदर ज़्यादा मैटर नहीं है। ज़्यादा मैटर नहीं है, लेकिन उनको याद करना है कि वो कहाँ की है। ठीक है। तो उसके अलावा आपको पता है कि खारे पानी की झील किस प्रकार से बनती है। लगभग आपको बताया गया है कि 33 सागर का अवशेष है, वही खारे पानी की झीलों से संबंधित होता है। और 33 सागर का अवशेष यानी कि 33 सागर खारा है, तो उन उन जिलों के अंदर भी क्या पाया जाएगा? खारापन पाया जाएगा। तो आज हम चलेंगे, सबसे पहले देखते हैं कोटेशन क्या कह रहा है अपना। शानदार कोटेशन है। देखो, सबसे पहले कोटेशन क्या कह रहा है अपना। कोटेशन कह रहा है कि सक्सेस और फेलियर दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए जहां सक्सेस होगी वहां फेलियर का भी सामना करना होगा। बिल्कुल, कि सक्सेस और फेलियर दोनों साथ साथ चलते हैं। सक्सेस हमारे जीवन में तभी आ सकता है जब हम किसी काम को कर रहे हों और उसके अंदर असफल हो जाएं। असफल होने के बाद एक कदम अगला बढ़ता है, वो सक्सेस की तरफ बढ़ता है। हम चाहते हैं कि एक पहला ही कदम सक्सेस की तरफ बढ़ जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, नामुमकिन तो नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि नामुमकिन होता है, लेकिन मुश्किल होता है। लेकिन उस असफलता से हम सीखते क्या चीजें हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो सक्सेस और फेलियर, अगर फेल हो जाओ तो उससे निराश नहीं होना है। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर फेल हो भी जाए तो उससे निराश नहीं होना है कि हाँ अब होगा या नहीं होगा। ये पहला कदम है, सक्सेस की तरफ बढ़ने का पहला कदम है ये। तो सक्सेस और फेलियर साथ साथ चलते हैं, इसलिए जहां सक्सेस होगी वहां फेलियर का भी सामना करना होगा। यानी सक्सेस चाहिए तो फेलियर का सामना करना पड़ेगा, और दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए जहां सक्सेस होगी वहां फेलियर का भी सामना करना होगा। तो हम अगर फेल हो भी जाएं जीवन में तो निराश नहीं होना है। चलें, ज्यादा बातें नहीं करेंगे इनके बारे में, और चलते हैं अपने सीधी क्लास के ऊपर। क्लास क्या कह रही है आज की? इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आज की। ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन उठते हैं, तो सबसे बड़ी बात यही कि आज की क्लास के अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो राजस्थान की खारे पानी की झीलों से संबंधित टॉपिक होगा अपना। थोड़ी सी अगर आवाज में दिक्कत आए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि थोड़ी दिनों से तबीयत डाउन थी, इस कारण से। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी दिक्कत आपको समझने में आएगी नहीं। ठीक है। सबसे पहले चलते हैं अपने सांबर झील के अंदर। सांबर झील आप सभी को पता है कि जयपुर ग्रामीण में है। जयपुर ग्रामीण पहले जयपुर में होती थी, लेकिन अब जो उनका गठन हुआ था, नए जिलों का गठन हुआ था, निर्माण हुआ था, उसके अंदर जयपुर ग्रामीण के अंदर ये झील आ गई है। लेकिन इन इस झील का विस्तार आपको पता होना चाहिए कि किन किन जिलों के अंदर है। तो विस्तार भी अगर आप उससे पूछ लिया जाए तो जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन और अजमेर के अंदर है। तो पहले एक जयपुर में हुआ करता था विस्तार, एक नागौर में हुआ करता था। नागौर से क्या अलग हो चुका है? डीडवाना कुचामन अलग हो चुका है। और जयपुर से जयपुर ग्रामीण, यानी कि ये दो नए जिले, जो कौन कौन से, जयपुर ग्रामीण और डीडवाना कुचामन, दो नए जिले हैं। कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए, किससे अलग हुए हैं। और इस झील का निर्माण आपको पता होना चाहिए कि इस झील का निर्माण जो करवाया था बिजोलिया शिलालेख के हिसाब से। बिजोलिया शिलालेख के अंदर लिखा है, बिजोलिया शिलालेख में क्या लिखा है कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने करवाया। वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया। किसका? सांबर झील का। मूलतः ये झील तो क्या है? प्राकृतिक झील है। मूलतः यह झील क्या है? प्राकृतिक झील है। लेकिन बिजोलिया शिलालेख में क्या लिखा है कि वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। ओके। भारत की सबसे प्राचीन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत की, न कि राजस्थान की, भारत की भी, भारत की सबसे प्राचीन खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये सांबर झील हो जाएगी। इंपॉर्टेंट कर लेना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील हो जाएगी अपनी।
इसके अलावा इसकी चौड़ाई की बात की जाएगी, इसकी चौड़ाई कितनी है, 3 से 12 किलोमीटर, यानी कि एक जगह 3 किलोमीटर है और एक जगह 12 किलोमीटर है, चौड़ाई इस प्रकार से है, ठीक है। और लंबाई की बात की जाए तो 32 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किसकी, सांबर झील की। चौड़ाई 3 से लेकर 12 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, लेकिन लंबाई की बात की जाए तो 32 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। भारत का 8.70% नमक उत्पादन, 8.70% उत्पादन कहाँ होता है, सांबर झील के अंदर होता है। और राजस्थान का नमक लगभग 80% नमक उत्पादन इसी झील में होता है। नमक उत्पादन कहाँ होता है, इसी झील में होता है। कहाँ होता है, सांबर झील में होता है। भारत का तो कितना होता है, 8.70%, 8.70% नमक उत्पादन भारत का होता है सांबर झील के अंदर। लेकिन बात की जाए राजस्थान की तो लगभग 80% नमक उत्पादन कहाँ होता है, सांबर झील के अंदर होता है। और इस झील का नमक है क्या कहलाता है, सांभरी नमक कहलाता है। इस झील का जो नमक है वो कौन सा नमक कहलाता है, सांभरी नमक कहलाता है। और ये एक आपको पता होना चाहिए, ये जो सांबर झील है बोलसन झील होती है जो, उसका उदाहरण है। बोलसन झील क्या होती है बताओ, बोलसन झील। बोलसन झील होती है जो छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी हुई झील होती है, उच्चावच यानी कि एक उच्च स्थान पर झील होती है, जो क्या होती है, पहाड़ियों से घिरी हुई झील होती है, वो होती है आपकी बोलसन झील होती है। ओके, कोई दिक्कत समस्या बताओ इसके अंदर, चलें आगे। आगे देखो, आगे लिखा है झील में गिरने वाली नदियां। झील में गिरने वाली नदियां, नदियां मुख्य रूप से कितनी नदियां हैं, 4 नदियां हैं। कितनी है, 4 नदी। कितनी है, 4 नदी है। कौन कौन सी है, एक तो आ जाएगी मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, खारी नदी और खंडेला नदी। खारी नदी को हमने 2 जगह पढ़ चुके हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और एक अपने अरब सागर में गिरने वाली नदियों के अंदर। लेकिन खारी नदी एक अपवाह तंत्र है, यानी कि आंतरिक अपवाह तंत्र का भी भाग है ये। एक नदी ऐसी है जो आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग भी मानी जाती है, खारी नदी। यानी कि खारी नदी, खारी नाम से 3 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं, 3 नदियां हैं। जो कौन कौन सी, एक तो खारी नदी ये जो कौन सी झील में गिरती है, सांबर झील में जाकर गिरती है। मेंथा नदी, मेंथा नदी का आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, इसका उद्गम स्थल बताया है, कमेंट में आपको जवाब आना चाहिए साथ साथ में। रूपनगढ़ का भी बताया है, रूपारेल और रूपनगढ़ में कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात का भी बताया है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा खंडेला नदी जो सीकर की पहाड़ियों से निकलती है, वो खंडेला नदी है, ये भी गिरती है। अगर बात की जाए मेंथा नदी की, मेंथा नदी की बात की जाए तो सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी, सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी मेंथा नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी, मेंथा नदी आपकी हो जाएगी। ओके, रूपनगढ़ नदी, ठीक है, खारी नदी, खंडेल नदी। एक आपने पढ़ा होगा, कई जगह पढ़ा होगा कि 5 नदियां मिलती है, 5 नदियों के बारे में पढ़ा होगा। 4 तो मुख्य रूप से हो गई, मुख्य रूप से 4 ही है, लेकिन 5वां एक नाला है, बांडी नदी का नाला। 5वां है बांडी नदी का नाला। बांडी नदी का नाला भी क्या होता है, इसके अंदर आके मिलता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि अकबर व जोधा का विवाह भी इसी झील के किनारे हुआ था, ठीक है। दादू ने प्रथम उपदेश भी यहीं पे दिया था। किसने दिया था, दादू ने प्रथम उपदेश, दादू ने प्रथम उपदेश भी इसी झील यानी कि सांबर झील, प्रथम उपदेश भी इसी झील के किनारे दिया। ठीक है। और इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि जयपुर, क्या पढ़ा होगा, जयपुर, फुलेरा, नागौर रेल मार्ग जो है वो भी यहीं से गुजरता है, इस नदी के किनारे से गुजरता है। रेल मार्ग भी यहीं से गुजरता है, अगर आपने कभी देखा है तो पता होगा। तो प्रथम उपदेश दादू ने कहाँ दिया था, इसी झील के किनारे दिया था। और प्रथम जो ये रेल मार्ग है, जयपुर फुलेरा नागौर वाला जो रेल मार्ग है, वो भी कहाँ से गुजरता है, इसी झील के किनारे से गुजरता है। ओके, कोई दिक्कत। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि एक बीमारी आई थी 2000 नवंबर 2019 के अंदर बीमारी आई थी इसी झील के अंदर। बताओ उसका नाम क्या था, नाम था एवियन बोटुलिज्म।
एवियन बोटुलिज्म। तो ये एवियन बोटुलिज्म है जो आपको पता होना चाहिए, एवियन बोटुलिज्म। तो एवियन बोटुलिज्म है, ये देश की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी थी। यानी कि इस समय इस बीमारी से सांबर झील के अंदर हजारों पक्षी मरे थे इसी बीमारी से। किससे? एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी थी, नवंबर 2019 के अंदर ये बीमारी आई थी और देश की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी मानी जाती है। और यहाँ पे लगभग हजारों पक्षी यहाँ पे मरे थे इस बीमारी से। किस बीमारी से? बीमारी का नाम याद रखना है, एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी से मरे थे। ठीक है। या और एक बात, एक चीज और है कि यहाँ पे जो नमक किस पद्धति से तैयार किया जाता है, नमक यहाँ पे कयार पद्धति से तैयार किया जाता है। कयार पद्धति से नमक तैयार किया जाता है। यानी कि छोटी छोटी क्या बनाई जाती है? क्यारियां बनाई जाती है। क्यारियां बनाई होगी ना, देखा होगा, क्यारियां बनती है, उसके अंदर क्या बनाया जाता है? नमक तैयार किया जाता है। क्यार पद्धति से नमक क्या किस पद्धति से तैयार किया जाता है? क्यार पद्धति से तैयार किया जाता है नमक। ओके, कोई दिक्कत समस्या बताओ? चले आगे। झील में गिरने वाली मेंथा नदी, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और बांडी नदी का एक नाला भी इसके अंदर आकर गिरता है। और सर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी मेंथा नदी हो जाएगी। और दादू ने प्रथम उपदेश भी कहाँ दिया था? यहीं दिया। और अकबर और जोधा का विवाह भी यहीं हुआ था। ठीक है। और जयपुर फुलेरा नागौर रेल मार्ग भी यहीं से गुजरता है। और नवंबर 2019 के अंदर एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी से देश की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी हुई थी, जिसके अंदर हजारों पक्षी क्या हुए थे? मरे थे। ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? नमक किस पद्धति से तैयार किया जाता है? तो नमक तैयार किया जाता है क्यार पद्धति से नमक तैयार किया जाता है। इस झील में नमक उत्पादन का कार्य, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लेना यहाँ पे, इंपॉर्टेंट कर लेना ये चीज कि इस झील में नमक उत्पादन का कार्य सांबर साल्ट लिमिटेड करती है। कौन करती है नमक उत्पादन का कार्य? सांबर साल्ट लिमिटेड करती है, जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांबर साल्ट लिमिटेड किसकी सहायक कंपनी है? तो सीधा सा आपका आंसर क्या होना चाहिए? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसमें केंद्र का तो 60% व राज्य की 40% हिस्सेदारी है। पूछा जा सकता है, सीधी सी बात यह है, पूछा जा सकता है कि केंद्र का हिस्सा कितना है और राज्य का हिस्सा कितना है। तो केंद्र का हिस्सा 60% और राज्य का हिस्सा 40% आ जाएगा आपका। ठीक है। और बात की जाए कि सांबर साल्ट लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी सांबर साल्ट लिमिटेड की, तो याद रख लेना, 30 सितंबर 1964 को। 30 सितंबर 1964 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इसके अलावा पूछ लिया जाए हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की, तो इसकी हुई थी 1960 के अंदर। ठीक है, 1960 के अंदर हुई थी। ओके, कोई दिक्कत समस्या बताओ? इस झील में नमक उत्पादन का कार्य सांबर साल्ट लिमिटेड से किया जाता है, लेकिन इसकी सहायक कंपनी है वो कौन सी है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। कौन सी? सांबर साल्ट लिमिटेड। और इसके अंदर केंद्र की हिस्सेदारी 60% और राज्य की हिस्सेदारी 40% है। ओके। इसके अलावा देखो, सांबर में साल्ट म्यूजियम स्थित है। सांबर में क्या स्थित है? सांबर में साल्ट म्यूजियम स्थित है। यहां पे 1870 के अंदर ये किसने निर्माण करवाया था? 1870 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। ये कब निर्मित है? 1870 में है, अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। क्या निर्मित है? सांबर साल्ट म्यूजियम स्थित है। ठीक है, सांबर में साल्ट म्यूजियम है। और राजस्थान का क्या है? ये एकमात्र साल्ट म्यूजियम है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है। कौन सा है बताओ? सांबर साल्ट म्यूजियम, राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम कौन सा है? ठीक है। इसके अलावा बात की जाए कि पर्यटन के विकास के लिए इस झील को 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में शामिल किया गया। रामसर साइट ईरान का एक रामसर शहर है, वहां पे एक सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता था। ठीक है, तो इस कारण से रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया है। किस झील को? सांबर झील को किया गया है। दूसरा स्थान है, यानी कि इसको ये दूसरी जगह है जो रामसर साइट के अंदर है राजस्थान की। तो पहली आपको पता होना चाहिए, केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर वाला क्षेत्र है, वो आ जाएगा आपका।
ओके, तो पर्यटन के विकास के लिए इस झील को 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में शामिल किया गया था, और ईरान का जो रामसर शहर है उसके नाम पर है। ठीक है, ईरान का रामसर शहर, ये ध्यान रख लेना थोड़ा, रामसर शहर उसके नाम पर क्या है, ये रामसर साइट नाम रखा गया है। आर्द्र भूमियों को जोड़ा जाता है, यानी कि आर्द्र भूमियों को रखा जाता है इस रामसर साइट में। ठीक है, आगे देखें, चलें आगे। आगे देखो, शाकंभरी माता, शाकंभरी माता, देवयानी माता, शाकंभरी माता और या फिर देवयानी माता, यह मंदिर सांबर झील में स्थित है। सांबर झील में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। शाकंभरी माता या देवयानी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो यहीं स्थित है, इस सांबर झील में स्थित है। और इस देवयानी माता को आप सभी को पता है क्या कहा जाता है, तीर्थों की नानी कहा जाता है। तीर्थों की नानी क्या कहा जाता है, तीर्थों की नानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आपको पता है किसको कहा जाता है, देवयानी माता को कहा जाता है। ठीक है, यहां कुरंजा पक्षी, कुरंजा पक्षी, कुरंजा पक्षी आपको पता है कहां से आते हैं, खिंचन गांव। खिंचन गांव कहाँ है, बताओ, जोधपुर ग्रामीण में है या फलोदी में है, कमेंट में आंसर बताओ। खिंचन गांव बताया था मैंने, कहां पे है, कमेंट में आंसर आने चाहिए। राजहंस पक्षी, गुजरात का राज्य पक्षी, गुजरात का राज्य पक्षी है ये। ठीक है, विचरण करने आते हैं यहाँ कुरंजा पक्षी एवं राजहंस पक्षी विचरण करने आते हैं। इसके अलावा फ्लेमिंगो, इसके अलावा एक पक्षी हो रहा है फ्लेमिंगो। कह सकते हैं कि उत्तरी एशिया या फिर और रूस से विचरण करने आते हैं। विचरण का अर्थ क्या होता है, टहलने आते हैं, घूमने आते हैं। ठीक है, तो कुरंजा पक्षी खिंचन गांव में है, राजहंस पक्षी गुजरात का राज्य पक्षी है, वो विचरण करने आते हैं। कहाँ पे आते हैं, सांबर झील के अंदर आते हैं। और फ्लेमिंगो नामक पक्षी है एक, जो कहाँ का है, उत्तरी एशिया या और रूस से कहाँ आते हैं, यहाँ पे सांबर झील में विचरण करने आते हैं। ओके, कोई दिक्कत समस्या बताओ, चलें आगे, चलें आगे। देखो आगे क्या है, डीडवाना झील। डीडवाना झील, डीडवाना झील का आपको पता होना चाहिए। डीडवाना झील, डीडवाना कुचामन, पहले तो डीडवाना झील कहाँ पे थी, कुचामन जिले के अंदर, जिला कुचामन था, जगह तो डीडवाना कुचामन ही था। जिला डीडवाना कुचामन आ जाएगा, जिला कौन सा हो जाएगा, डीडवाना कुचामन आ जाएगा। उपनाम, इसका नाम है उपनाम खालदा झील। खालदा झील भी लिख सकते हैं, कहीं जगह खालडा झील भी लिखा जाता है, खालडा झील। ठीक है, खालदा भी कह सकते हैं या फिर खालडा झील भी लिखा जाता है। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। इंपॉर्टेंट कर लेना इस लाइन को, बार बार पढ़ा होगा और पढ़ लेना एक बार, कि इस झील का नमक है जो खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मात्रा क्लोराइड की नैम होकर किसकी पाई जाती है, सल्फाइड की पाई जाती है। सल्फेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है किसके अंदर, इस नमक के। यानी इस नमक को क्या कहा जाता है, सबसे बड़ी बात है, तो इस नमक को कहा जाता है डीडू नमक। डीडू नमक कहा जाता है। इस झील का नमक खाने योग्य क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम सल्फाइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। बांका पट्टी है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है, कुबड़ पट्टी क्षेत्र पढ़ा होगा, तो वो उसी यही क्षेत्र है वो, इसी कारण से। ठीक है, सोडियम सल्फाइड की मात्रा क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है, इस कारण से यह नमक खाने योग्य नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। और खाने योग्य नहीं है, लेकिन कागज तो तैयार कर ही सकता है, तो इससे क्या होता है, कागज भी तैयार किया जाता है। देखो आगे, नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा किया जा रहा है।
इंपॉर्टेंट कर लेना कि नमक उत्पादन का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा किया जा रहा है। और यहां पर क्या किया जाता है, नमक से कागज तैयार किया जाता है, नमक से कागज तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, नमक से कागज तैयार किया जाता है। यानी कि जहां पे नमक खाने योग्य नहीं है वहां पे क्या किया जा रहा है, कागज तैयार किया जा रहा है। इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके अलावा जो नमक है वो आपको पता होना चाहिए कि ब्राइन पद्धति से इसका नमक तैयार किया जाता है। किस पद्धति से, ब्राइन पद्धति से इसका नमक पूछ लिया जाए किस पद्धति से तैयार किया जाता है, तो ब्राइन पद्धति से इसका नमक तैयार किया जाता है। और यहां नमक तैयार करने वाली संस्थाएं देवल कहलाती है, ठीक है। यहां नमक तैयार करने वाली, यहां पे थोड़ा सा लिख लेना कि स्थानीय संस्थाएं, यानी कि उस जगह की जो संस्थाएं हैं वो क्या कहलाती है, देवल कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना कि कहाँ पे, डीडवाना कुचामन के अंदर है जो यहाँ नमक तैयार करने वाली संस्थाएं हैं वो क्या कहलाती है, देवल कहलाती है। ओके, कोई दिक्कत समस्या। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र भी स्थापित है, ठीक है। सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र कहाँ पे, यहीं पे है, सोडियम संयंत्र कहाँ पे स्थापित है, तो इसी झील के किनारे स्थापित है। किस झील के, डीडवाना झील के किनारे स्थापित है। इसके अंदर दिक्कत बताओ कोई, उपनाम खालदा झील या खालडा झील भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सल्फेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, क्लोराइड की मात्रा नहीं पाई जाती है। इस कारण से नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे नमक से कागज भी तैयार किया जाता है, इंपोर्टेंट कर लेना। यहाँ नमक तैयार करने वाली संस्थाएं क्या कहलाती है, स्थानीय संस्थाएं देवल कहलाती है। और यहाँ पे सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र भी स्थित है। इस नमक को, डीडवाना झील के नमक को डीडू नमक भी कहा जाता है। इसके अलावा ये हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आगे है कि ब्राइन पद्धति से नमक तैयार किया जाता है। किस पद्धति से तैयार किया जाता है, ब्राइन पद्धति से तैयार किया जाता है। सांबर झील के अंदर क्यार पद्धति से तैयार किया जाता है। आगे आएगा पचपदरा झील के अंदर किस पद्धति से नमक तैयार किया जाता है। वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको ध्यान देने योग्य चीज है। चलें आगे, कोई दिक्कत समस्या बताओ यहाँ पे। आगे है पचपदरा झील। अब पचपदरा झील पहले कहाँ थी, आज कहाँ पे है। देखो, सबसे बड़ी बात यही है कि पचपदरा झील पहले बाड़मेर में थी। हाँ, थी तो बालोतरा में ही, लेकिन जिला बाड़मेर था। जिला कौन सा था, बाड़मेर था। लेकिन आज के समय में जिला भी नया बन चुका है, तो वो जिला कौन सा है, बालोतरा। कौन सा जिला है, बालोतरा जिला है। निर्माण किसने करवाया था, पंचा भील ने करवाया था। पंचा भील ने लगभग 400 वर्ष पूर्व, 400 वर्ष पूर्व इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किस झील का, पचपदरा झील का निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट कर लेना लाइन की इस झील का नमक सर्वोच्च कोटि, इस झील का नमक सर्वोच्च कोटि का सबसे खारा है, सर्वोच्च कोटि का सबसे खारा है। इसमें 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। क्या है, सर्वोच्च कोटि का नमक है, सबसे खारा है, वो खाने योग्य नमक है, उच्च कोटि का नमक है। इस झील का नमक खाने के मामले में उच्च कोटि का नमक है, खारा है। और 98% यानी कि जिसके अंदर क्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो नमक भी किस प्रकार का होगा, उच्च कोटि का नमक होगा। और इसके अंदर मात्रा भी कितनी पाई जाती है, 98% मात्रा पाई जाती है। इस कारण से यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये कर लेना, इस नमक को कहा जाता है, जो नमक तैयार किया जाता है इसको नमक कहा जाता है कोसलू नमक, कोसलू नमक कहा जाता है। सांबर झील में जो नमक तैयार किया, सांबरी नमक, डीडवाना झील के अंदर डीडू नमक, और यहाँ पचपदरा झील के अंदर ये थोड़ा सा अलग नाम आ जाएगा, कोसलू नमक, ठीक है। इसके अंदर, इसके अलावा इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 25 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये भी याद रख लेना। इसके अलावा खारवल जाति द्वारा, खारवाल जाति द्वारा वायु या रेस्ता पत्ती द्वारा मोरली झाड़ी की टहनी द्वारा नमक तैयार किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, खारवाल जाति इंपॉर्टेंट कर लेना, वायु या रेस्ता पत्ती भी इंपॉर्टेंट कर लेना, मोरली झाड़ी की टहनी भी इंपॉर्टेंट कर लेना। तीन बातें हैं, तीन क्वेश्चन निकल सकते हैं यहां से। खारवाल जाति, वायु या रेस्ता पत्ती, और मोरली झाड़ी की
टहनी, यानी कि एक प्रकार से वायु या राय स्थापत्य उसके जो क्यारियां बनाई जाती है उसके बाद में क्या किया जाता है, वायु हवा के द्वारा उस नमक को सुखाया जाता है, वाष्पीकरण किया जाता है। ठीक है, तो खारवाल जाति द्वारा वायु या राय स्थापत्य द्वारा मोरली झाड़ी की टहनी, झाड़ी है क्या नाम उसका, मोरली, उसकी टहनी को काटकर उसके बाद में नमक तैयार किया जाता है। ओके, कोई दिक्कत समस्या? आगे देखो, लवणता के आधार पर राजस्थान की सबसे खारी झील है, ये इंपॉर्टेंट, लवणता के आधार पर, लवणता के आधार पर, तो लवणता के आधार पर राजस्थान की सबसे खारी झील है, कौन सी झील है, यही है। और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी झील, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यही है, कौन सी है, पचपदरा झील है। ओके, कोई दिक्कत समस्या? इसके अलावा यहां पे एक चीज और लिख लेना, कुओं, कुओं से भी नमक तैयार किया जाता है। कुओं से भी क्या किया जाता है, नमक तैयार किया जाता है। ठीक है, और इस पद्धति को क्या कहा जाता है, कुओं से जो नमक तैयार किया जाता है उसको कहा जाता है कोशिया पद्धति। क्या कहा जाता है, कोशिया पद्धति भी इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कुओं से जो नमक तैयार किया, यानी कि पचपदरा झील के, पचपदरा झील है वहां पे कुओं से भी नमक तैयार किया जाता है, और उस नमक को कौन सी पद्धति को आज कहा जाता है, कोशिया पद्धति भी कहा जाता है। बताओ इसके अंदर कोई दिक्कत समस्या? पचपदरा झील बालोतरा निर्माण पंजाबिल 400 वर्ष पूर्व लगभग। इस झील का नमक सर्वोच्च कोटि का है और सबसे खारा भी है, क्योंकि 98% क्या है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। किसमें, पचपदरा में। डीडवाना में क्या पाया जाता है, सल्फेट, सल्फाइड की मात्रा है, इस कारण से वो खाने योग्य नहीं है। ओके, खारवाल जाति द्वारा वायु या रेस्ता पत्ती द्वारा क्या किया जाता है, मोरली झाड़ी की टहनी से नमक तैयार किया जाता है। और लवणता के आधार पर राजस्थान की क्या है, सबसे खारी झील है, लवणता के आधार पे, लवणता के आधार पे। ठीक है, कोस, इस नमक को कोसलू नमक क्या कहा जाता है। इसके अलावा कुओं से भी नमक तैयार किया जाता है, उसको कोश या पत्ती कहते हैं, यानी कि कोश या पत्ती द्वारा। सब राजस्थान की दूसरी बड़ी झील है। ठीक है, राजस्थान की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है, ये कर लेना, राजस्थान की दूसरी बड़ी दूसरी बड़ी खारे पानी की झील, राजस्थान की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है, ये कर लेना। आगे देखो, आगे है लूणकरणसर झील, लूणकरणसर झील बीकानेर के अंदर। कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील। इस झील के अंदर क्या, नमक तैयार तो किया जाता है लेकिन बहुत कम तैयार किया जाता है, और यहाँ पे जो नमक तैयार किया जाता है वो उसी जगह, यानी कि स्थानीय जो क्षेत्र है वहीं पे खपत भी हो जाता है, इस कारण से। ठीक है, यानी कि नमक यहाँ पे बहुत कम तैयार होता है लूणकरण झील में अंदर। ठीक है, बीकानेर है जो। इसके अलावा है कावोद झील। क्या है, कावोद झील, कावोद झील है जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर कावोद झील है। इसके बारे में कहा जाता है कि आयोडीन की दृष्टि से सर्वोच्च नमक, आयोडीन की दृष्टि से सर्वोच्च नमक, नमक कौन सा है, तो वो आपका आ जाएगा कावोद झील के अंदर आ जाएगा। कावोद झील कहाँ है, तो जैसलमेर के अंदर है। इसके अलावा बात की जाए बाप झील, बाप झील आपको पता है, बाप झील पहले जोधपुर में थी, अब कहाँ पे आ गई है, फलोदी के अंदर आ गई है। फलोदी एक नया जिला है, वहां पे बाप झील आ गई है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए इस झील के बारे में, बात खास बात यह है कि भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा यहां आदर्श लवण पार्क
स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? आदर्श लवण पार्क स्थापित किया गया है। किसके किसके द्वारा तैयार किया गया है ये पूछ लिया जाए तो भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। क्या तैयार किया गया है? आदर्श लवण पार्क। कहाँ पे? बाप झील के किनारे, फलोदी के अंदर। आगे है नावा झील। नावा झील कहाँ है? डीडवाना कुचामन में है। इसके बारे में कोई खास बात नहीं है। ठीक है, नावा झील, सॉरी गलत बता दिया मैंने, नावा झील के अंदर भी हो सकता है। नावा झील, एक मिनट रुको, हाँ नावा झील के अंदर लवण पार्क है ये। नावा झील के अंदर क्या है? लवण पार्क है। इसके अंदर नहीं है। बाप झील के अंदर नहीं है। लूणकरणसिर झील के अंदर क्या है? उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है और यहाँ पर कम नमक तैयार किया जाता है, इस कारण से वहां स्थानीय क्षेत्र के अंदर खपत हो जाता है। इसके अलावा कावो झील, कावो झील कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। आयोडीन की दृष्टि से सर्वोच्च नमक है। बाप झील फलोदी के अंदर एक चीज ये है कि यहाँ पे कोयला संयंत्र स्थापित है। क्या स्थापित है? कोयला संयंत्र स्थापित है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ध्यान रख लेना थोड़ी सी बात में। कोयला संयंत्र स्थापित कहाँ है? बाप झील में है। नावा झील के अंदर आदर्श लवण पार्क स्थापित किया गया है। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो नावा झील है। नावा झील है, बाप झील नहीं है। ठीक है, नावा झील में आदर्श लवण पार्क भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, डीडवाना कुचामन में है। बाप झील के अंदर कोयला संयंत्र है। बाप झील के अंदर वहां पे किनारे कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है। आयो ये इंपॉर्टेंट कर लेना, कावो झील, ये इंपॉर्टेंट कर लेना कि आयोडीन की दृष्टि से सर्वोच्च नमक कौन सी झील में बनता है, निर्माण किया जाता है, तो वो आपका कावो झील हो जाएगा। चलें आगे, आगे देखो, आगे है पोखरण झील। पोखरण झील आ जाएगा जैसलमेर। पोखरण झील आ जाएगा जैसलमेर। पोखरण झील जैसलमेर के अंदर है। आगे है कोछोर झील, सीकर के अंदर। और ताल छापर झील चूरू के अंदर। 3 जिले हैं। ताल छाप, पोखरण खारे पानी की झीलें, इतना याद रखना इनके बारे में। इनके बारे में इतना याद रखना कि ये खारे पानी की झीलें हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है। 3 मीठे पानी की झील दे देगा और एक इनमें से दिया जा सकता है कि चौथा ऑप्शन इनमें से कि ताल छापर, कोछोर या फिर पोखरण। तो आपको पता होना चाहिए कि पोखरण झील है वो खारे पानी की झील है, कोछोर झील है वो भी क्या है? खारे पानी की झील है। और ताल छापर झील भी क्या है? जो चूरू के अंदर है वो भी क्या है? एक खारे पानी की झील है। ओके, कोई दिक्कत समस्या बताओ? नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हो गया, सांबर हो गया, डीडवाना हो गया, फिर पचपदरा हो गया ना, लूणकरणसर हो गया, कावोद हो गया, बाप झील हो गया, नावा झील हो गया, और पोखरण झील, कोछोर झील, ताल छापर झील। जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम के अंदर सीधी पूछी जा सकती है वो झीलें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो पिछली क्लास के अंदर अपने मीठे पानी की झील थी वो कंप्लीट हो गई थी, और आज की क्लास के अंदर छोटी क्लास है लेकिन इंपॉर्टेंट तथ्य आपको, महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिले होंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्लास भी अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे, जरूर उठेंगे। और इसके अलावा मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके पास रजिस्टर होना चाहिए जो आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलोगे। इसके अलावा जो टेलीग्राम पर आपको पीपीटी भी शेयर की जा रही है तो साथ साथ में आप उनके नोट्स बना सकते हो। और बना सकते हो नहीं, बना लो। बनाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, इतना ज़्यादा बेटर होगा कि आप लिखने से जितना ज़्यादा याद होता है उतना और किसी से नहीं हो सकता। कि नोट्स दे दिए जाएंगे जो वहाँ पे अपना जो है ऐप है हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा हाथ चलाना सीखोगे तो ज़्यादा अच्छी रहेंगी चीज़ें आपके लिए भी, क्योंकि याद होता है। क्वेश्चन वहाँ से अगर लिखोगे तो वहाँ से जो आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो सकता। तो इसके अलावा आपको क्लास कैसी लगी बताओ? लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर तो करना ही है। शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो शेयर। आप ये मत देखो एक स्वार्थ स्टूडेंट के मन में हो ना तो फिर गलत बात है। मैं बार बार कहता हूँ स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर स्वार्थ आपके मन में है तो वो गलत बात है। कि देखो कितनी एक रेगुलर क्लास बीच में देखो थोड़ी समस्या आई थी, मैं ये नहीं कह रहा कि समस्या नहीं आई थी, तबीयत खराब हो गई थी, उससे पहले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो गई थी उस कारण से, उसके बाद में स्वास्थ्य संबंधी समस्या। तो ये देखो एक बार क्लास चली है, एक क्लास लगभग 18 क्लास हो चुकी है, इसके अलावा भी आगे क्लासें आती रहेगी, रुकेगी नहीं है। ये नहीं है कि बीच में छोड़ दूंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा। और सर भी आपको रेगुलर क्लासें दे रहे हैं
और भी मैडम भी दे रहे हैं। तो क्लासें आपके सामने सीधी बात है आएगी, तो आप इन क्लासों को शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए भी, हमारे लिए, कि हमारे लिए मनोबल सबसे बड़ी है। यानी कि आप जितना शेयर करोगे, ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स तक पहुंचाओगे, तो हमारे लिए वो मोटिवेशन का काम करेगा। आपको मोटिवेशन तो हम दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। तो आप मोटिवेशन तभी होगा जब आप लोग क्लास देखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ जो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हो, तो वहां तक पहुंचेगी क्लासें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं कि पीपीटी अपना जो टेलीग्राम चैनल है, डाउनलोड इसको ज्वाइन कर लो रे, एनडीसी क्लासेस नाम से है, बता रखा है, एनडीसी क्लासेस के नाम से जो अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाओ, ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सूचनाएं मिलती है, महत्वपूर्ण सूचना मिलती है, टेस्ट सीरीज से संबंधित सूचनाएं मिलती है, वो क्लासेस से संबंधित भी सूचना मिलती है। तो वहाँ पे जाओ और ज्वाइन कर लो। और इसके अलावा हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी डाउनलोड कर लो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो कैसी लगी क्लास? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।